स्मार्टफोन के प्रोसेसर में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और एक ट्रांजिस्टर की साइज इतनी सी होती है इतने बड़े प्रोसेसर में। और यह इतना बड़ा प्रोसेसर की साइज कितनी होती है यह देख सकते हो, बस इतना सा है। और पावरफुल वीडियो गेमिंग, हाई स्पीड वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग जैसे कई काम सिर्फ यह छोटी सी चिप जो स्मार्टफोन में लगी रहती है इसी का कमाल होता है। जब हम कंप्यूटर प्रोसेसर को देखते हैं तो उसमें भी एक ऐसी चिप दिखाई देती है, लेकिन अंदर से इस चिप में बहुत सारे ब्लॉक बने हुए होते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन कई सारे हिस्सों में डिवाइड रहता है, जिनमें से कुछ मेमोरी पार्ट होते हैं, कुछ एक्टिविटी कंट्रोल करता है जैसे हाथ पैर आइज कंट्रोल करना, बोलना, यह सब। ठीक उसी तरीके से प्रोसेसर हर एक प्रोसेस को अलग तरीके से कंट्रोल करता है। जिस ब्लॉक में प्रोसेसर के नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लाइक कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, वहां पर हाई परफॉर्मिंग टास्क जैसे गेमिंग, एडिटिंग ऐसे काम नहीं हो सकते। इसी वजह से आजकल स्मार्टफोन की हाई परफॉर्मेंस भी आती है और बैटरी बैकअप भी अच्छा आता है, क्योंकि प्रोसेसर को डिवाइड कर दिया गया। जब हाई परफॉर्मेंस के काम करते हैं तो बिग सीपीयू काम करता है, इसमें बड़ी कोर होती है और यह पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है। नॉर्मल कामों के लिए एक छोटा सीपीयू होता है जिसमें छोटी कोर होती है और पावर भी कम कंज्यूम करता है। कोर क्या होती है अभी आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। स्मार्टफोन का प्रोसेसर और कंप्यूटर प्रोसेसर की वर्किंग सेम ही होती है, लेकिन इनकी डिजाइनिंग अलग अलग होती है। स्मार्टफोन का प्रोसेसर हाई एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, जबकि कंप्यूटर का प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस का होना चाहिए। आज के टाइम में पीसीज में दो टाइप की कंपनियां बहुत ही फेमस हो रही है, इंटेल और AMD राइजन। और इन दोनों ही कंपनियों की एक प्रोसेसर की सीरीज चलती है, जैसे इंटेल i3, i5 और AMD में भी कुछ ऐसी ही सीरीज चलती है, AMD राइजन 3, राइजन 5। जब इंटेल ने सबसे पहले अपना i सीरीज का प्रोसेसर बनाया तो उसे नाम दिया गया इंटेल i3, जो फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर था। कुछ टाइम के बाद में इंटेल ने इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन किए। जब मॉडिफिकेशन के बाद में यह प्रोसेसर मार्केट में आया तो i3 की एक न्यू सेकंड जनरेशन आ गई। जब थोड़े और मॉडिफिकेशन किए गए तो फिर से एक न्यू जनरेशन आ गई और इस तरीके से i3 प्रोसेसर में एक के बाद में एक जनरेशन आती गई। जब i3 के अंदर कोई बड़ा बदलाव किया गया, जब इसकी एफिशिएंसी और पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो एक नई सीरीज लॉन्च कर दी गई जिसको इंटेल i5 सीरीज से इंडिकेट किया गया। और इसमें भी ऐसे ही सुधार होते गए और नई नई जनरेशन आती गई। तो बेसिकली जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है तो एक नई सीरीज निकाल देते हैं, और जब छोटे छोटे मॉडिफिकेशन प्रोसेसर में किए जाते हैं तो एक नई जनरेशन प्रोसेसर की मार्केट में आ जाती है। ठीक ऐसा ही स्मार्टफोन में होता है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की भी यह एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर सीरीज में कितने सारे प्रोसेसर है। इस तरीके से एप्पल के भी प्रोसेसर आते हैं, A14 बायोनिक चिप, A13 बायोनिक चिप और अब M1 चिप चल रही है। प्रोसेसर की कोर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक घर में बहुत सारे कमरे हैं और हर एक कमरा अलग सेपरेट काम के लिए बना हुआ है। जैसे किसी कमरे में खाना बन रहा है तो किसी में टीवी चल रहा है और किसी में कोई और काम हो रहा है। तो प्रोसेसर में भी कुछ इसी तरीके की कोर बनी होती है। यदि किसी कोर में म्यूजिक प्ले हो रहा है तो दूसरी कोर में व्हाट्सएप चैटिंग भी चल रही होती है। तो प्रोसेसर में जितनी ज्यादा कोर होगी मल्टीटास्किंग करना उतना ही आसान होता जाएगा। ड्यूल कोर का मतलब है प्रोसेसर में दो कोर है, यहाँ पर दो टास्क एक साथ परफॉर्म हो सकती है। क्वाड मीन्स 4, ऑक्टा मीन्स 8 और हेक्सा मीन्स 16 कोर। तो कंप्यूटर में हम कितने सारे एप्लीकेशंस को एक साथ में खोलकर रखते हैं, तो यह सब इन कोर का ही कमाल होता है। थ्रेड प्रोसेसर की कोर में एक तरीके की वर्चुअल कोर होती है। जैसे प्रोसेसर की यह एक कोर है और इस कोर की थ्रेडिंग कर दी गई है। अब यहाँ पर प्रोसेसर की एक कोर भी मल्टीपल काम कर सकती है। जैसे हम व्हाट्सएप चैटिंग भी कर रहे हैं और साथ में गाने भी सुन रहे हैं, तो इस कोर का 75% जैसे व्हाट्सएप चैटिंग में यूज हो रहा है और 25% गाने सुनने में यूज हो रहा है। तो थ्रेडिंग में कोर को अंदर से फिजिकली डिवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पर वर्चुअल डिवाइडेशन होता है। जिस काम में जितना परसेंटेज चाहिए उतना वह कोर को यूज कर लेगा। यदि कोई बड़ा काम आ गया तो यह पूरी कोर यानी कोर में जितने भी थ्रेड है वह सब मिलकर काम करेंगे। तो यदि हम ड्यूल कोर प्रोसेसर की हम थ्रेडिंग कर देते हैं तो वही ड्यूल कोर प्रोसेसर 4 कोर यानी क्वाड कोर प्रोसेसर की तरह काम करेगा। इसलिए जब भी कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर खरीदो तो कोर की थ्रेडिंग वाला सिस्टम ही खरीदना।
2.6 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 3 गीगाहर्ट्ज़, 4 गीगाहर्ट्ज़, ऐसा कुछ प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा रहता है। गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 10 की पावर 9, यानी सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 9 से। और यहाँ जो हमको वैल्यू मिली है इसका मतलब होता है यह प्रोसेसर 1 सेकंड में इतने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। प्रोसेसर में लगे रहते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। इंटेल i9 प्रोसेसर में 6 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। आईफोन 13 के सीपीयू में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और ट्रांजिस्टर एक तरीके का पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसके पास में सिर्फ ऑन ऑफ होने की ही पावर होती है। जिस तरीके से हमारे घर का स्विच ऑन ऑफ होता है उसी तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर ऑपरेट करता है। तो यह जो इतनी बड़ी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की अपने पास में वैल्यू आई है, इसका मतलब यही है कि यह ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में इतनी बार ऑन ऑफ हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऑन ऑफ से प्रोसेसर का क्या काम। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है 0, ऑन का मतलब होता है 1, और कंप्यूटर को 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ आती है। मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसर है उनमें एज ए ट्रांजिस्टर मोसफेट का यूज होता है। वैसे मोसफेट नहीं होता है, वह कुछ इसका अपडेटेड वर्जन होता है जिसको FinFET बोलते हैं। अब यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन की स्पीड भी ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 पर्सन है, एक 60 ईयर का है, एक 20 ईयर का है। दोनों इंसान को 1 आवर में 100 ईंट उठानी है। तो जहां पर 60 साल के इंसान को 100 ईंट उठाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा, वहीं पर 20 साल के लड़के को सिर्फ 50 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से यदि i9 प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी i7 जैसी ही है तो i9 हाई स्पीड में 20 साल के लड़के की तरह काम करेगा। उसी काम को जल्दी कंप्लीट कर देगा क्योंकि उसके पास में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा पावर है। तो जितनी ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो उतना अच्छा है, लेकिन प्रोसेसर में थ्रेडिंग कोर यह सब भी प्रोसेसर की स्पीड के लिए मैटर करते हैं। प्रोसेसर के साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि यह प्रोसेसर 10 नैनोमीटर या 15 नैनोमीटर चिपसेट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यहाँ पर 10 नैनोमीटर का मतलब ट्रांजिस्टर से ही होता है। मींस एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी सिर्फ 10 नैनोमीटर है, जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। जैसे एप्पल A14 बायोनिक चिप के अंदर 5 नैनोमीटर चिपसेट यूज हुआ है। तो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी उतना ही प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी और वह पावर भी कम कंज्यूम करेगा। अब यदि आप हाई स्पीड स्मार्टफोन या कोई लैपटॉप खरीद रहे हो और यदि आपको इन डेप्थ जाकर प्रोसेसर की स्पीड चेक करनी है तो आपको प्रोसेसर की कोर चेक करनी होगी, उसमें थ्रेडिंग की गई है या नहीं, जो चिपसेट है वह किस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और क्लॉक फ्रीक्वेंसी सीपीयू की कितनी है। क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे भी आते हैं जो यह सब इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं। अब यह जो प्रोसेसर चिप आप देख रहे हो इसमें सीपीयू एक पार्ट होता है जिसमें जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया यह सब होता है। बाकी इसमें बहुत सारे और भी ब्लॉक बने रहते हैं, जैसे जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट होने वाले इमेज वीडियोस को मैनेज करता है। कैश मेमोरी, यह बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है और यह प्रोसेसर के अंदर या उसके जस्ट पास में हो सकती है, जिसका प्रोसेसर से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। यह मेमोरी प्रोसेसर को स्पीड अप करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे आप कोई गेम प्ले करते हो कंप्यूटर में तो वह गेम हार्ड ड्राइव से पूरा लोड हो जाएगा रैम के अंदर। अब उस गेम को रन करने के लिए जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको प्रोसेसर कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है। जैसे कार ड्राइविंग कर रहे हो तो कार को स्टॉप करना, कार को स्पीड अप करना, यह सब। इन मेमोरी की साइज 2 MB, 4 MB, 8 MB, 12 MB इतनी ही होती है। तो जिन इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसर को रेगुलर बेसिस पे जरूरत पड़ती है उनको वह कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है। इसी तरीके से एक मॉडेम का ब्लॉक होता है जो नेटवर्क से रिलेटेड काम करता है, इंटरनेट से डाटा किसी को भेजना, रिसीव करना, यह सब। स्टोरेज कंट्रोलर मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर और लोड करता है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यह डिजिटल इंफॉर्मेशन लाइक स्पीकर, माइक्रोफोन, सेंसर, इन सब की इंफॉर्मेशन को इंटरफेस करता है। मेमोरी कंट्रोलर एक ब्लॉक होता है, यह ब्लॉक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को इंटरफेस करता है। जब भी प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस चलती है तो रैम से रेगुलर कॉन्टेक्ट बना रहता है जिसको यह यूनिट मैनेज करती है। इमेज सेंसिंग प्रोसेसर यूनिट, जब कैमरा कोई पिक्चर क्लिक करता है तो उस इमेज को मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर जो इतनी सारी यूनिट होती है यह एक दूसरे से एनओसी यानी नेटवर्क ऑन चिप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
नेटवर्क ऑन चिप बेसिकली वायर्स होते हैं डिफरेंट विड्थ के, जिनमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस टाइप की इंफॉर्मेशन इनसे ट्रेवल करती है। यहाँ पर एक नेटवर्क लाइन के अंदर 128 से 256 पैरेलल लाइंस यानी वायर होते हैं, जिनको हाईवे भी बोलते हैं। इन हाईवेज में डेटा ट्रांसमिशन के लिए राउटर्स एंड स्विचेस होते हैं जो ट्रैफिक लाइट की तरह काम करते हैं। इन राउटर और स्विचेस का काम बस इतना ही होता है कि डेटा को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में सही तरीके से पहुंचाने के लिए उसको सही रास्ते से लेकर जाना। यदि स्मार्टफोन की बात करें तो जैसे स्मार्टफोन में कैमरा पिक्चर क्लिक करता है, तो कैमरा बेसिकली मिलियंस ऑफ पिक्सल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हो। अब जो कैमरे ने पिक्चर क्लिक करी है, यह पिक्चर का एक रॉ मटेरियल होता है। इस रॉ मटेरियल को सबसे पहले भेजा जाता है रैम के पास में। जब कैमरा पिक्चर क्लिक करता है तो उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि यह एक रॉ मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन भी होती है, जिसको अभी प्रोसेसिंग करना बाकी है। वैसे आजकल रैम नहीं डी रैम यूज होती है। डी रैम से यह डेटा जाता है इमेज सेंसिंग प्रोसेसर यानी ISP के पास में। ISP इमेज को मल्टीपल स्टेप्स के अंदर फिल्टर करता है और जितने भी डार्क पिक्सल है उनको ठीक करता है, और जो इन्फॉर्मेशन ह्यूमन आईज से दिखाई नहीं देती है उसको रिमूव करता है, और जो भी इमेज में पिक्सल है उनकी मैपिंग करता है। मैपिंग मतलब हर पिक्सल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, उसको रीड करता है और सही से उसको मैनेज करता है। उसके बाद में ISP से डेटा जाता है GPU के पास में। GPU इस इमेज को जो डिस्प्ले की साइज है उसके हिसाब से सेट करता है। GPU से फिर डेटा जाता है डिस्प्ले इंजन के पास में, जो डेटा को डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इमेज सेंसिंग प्रोसेसर हर पिक्सल पर काम करता है। एक इमेज के अंदर मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं और इतना सारा डेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोसेस होकर डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट हो जाता है। अब जो CPU होता है उसके अंदर भी बहुत सारी यूनिट होती है, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, यह सब, जिनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो बहुत ही आसान भी है और बचपन में हमने बहुत बार पढ़ी भी है। तो मेरे ख्याल से अपन ने प्रोसेसर के बारे में बहुत कुछ कवर कर लिया है और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। लाइफ में हमेशा क्वालिटी पर फोकस कीजिए, जो आपके नॉलेज के बेस को बढ़ाती है। और इस वीडियो ने यदि आप में कुछ क्वालिटी इंप्रूव की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही बेहतरीन क्वालिटी के बहुत सारे वीडियो चैनल पर आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू।